नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में कॉरपोरेट्स की दखलंदाजी पर गंभीर चिंता जताई है। आम्रपाली मामले पर दिए गए कोर्ट के एक आदेश में छेड़छाड़ की बात सामने आई। अदालत ने आम्रपाली के सप्लायर्स को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए फॉरेंसिक ऑडिटर पवन अग्रवाल के सामने हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश को साजिश कर कुछ कर्मचारियों ने बदल दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने आदेश को बदलने जाने पर हैरानी जताई और कहा कि अदालत के आदेश में जब विभिन्न कंपनियों के निदेशकों को पवन अग्रवाल के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया गया, तो फिर आदेश में दूसरे फॉरेंसिक ऑडिटर रविंद्र भाटिया का नाम कैसे आ गया। यह अफसोसजनक है कि चंद लोग अपने निजी स्वार्थ और खुद को बचाने के लिए गंदा खेल खेल रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री के कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि संस्थान को ध्वस्त करने की इन हरकतों को लेकर कुछ लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से फैसलों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, इसके पीछे क्या सिस्टम है और किसे लाभ पहुंचाने की कोशिश और कौन कर रहा है, और इसका असर न्यायपालिका पर कैसे दिख रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। जस्टिस एस.एन. ढींगरा हैं, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय। सर, स्वागत है आपका। देश रतन निगम हमारे साथ हैं, वकील, सुप्रीम कोर्ट से, आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश हैं, कानूनी संपादक, द ट्रिब्यून से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में देश रतन निगम साहब आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से आम्रपाली का मामला और इससे पहले एक और जो मामला आया था, असल में है क्या, किस तरीके से ये कहा जाए कि छेड़छाड़ है, आदेश को बदलने की कोशिश है, या कोर्ट या बेंच कुछ कहती है, उसको लिखने, उसको पब्लिक करने या उसकी रजिस्ट्री में कैसे बदलाव की ये साजिश होती है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइन गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये जो दो केसेस हैं उसमें अगर आम्रपाली का देखें या अनिल अंबानी का देखें, अनिल अंबानी के साथ तो कपिल सिब्बल एडवोकेट भी हैं, उनके बड़े बड़े वकील भी हैं, तो और अनिल अंबानी के केस में उन दो स्टाफ को निकाल दिया गया है जी। और आम्रपाली के केस में सिर्फ चेतावनी दी गई, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत हल्के से छोड़ दिया गया है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसको मैं कहता हूँ इसमें भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सिर्फ चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी। कैसे बदला, क्यों बदला, और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जगह दूसरा कैसे आ गया वहाँ पर, तो मुद्दे तो गंभीर हैं। और इससे साफ पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के लेवल पर। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हाल है तो नीचे के न्यायालयों में क्या होगा, ये आप सोचिए। तो मुद्दे गंभीर हैं, इसकी मेरे ख्याल से एक सिस्टमैटिक जांच होनी चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूँ जजेस को भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जब वो साइन करते हैं, एक बार ऑर्डर करेक्ट होता है, फिर उसके बाद फिर जाता है जब साइन होने के लिए, तो उस वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या बदलाव हो गए। उस वक्त थोड़ी सी अगर सावधानी बरत ली जाए तो ये स्टेज नहीं आएगा जो, और इससे जनता के दिमाग में जो जाता है एक जो सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, तो एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है जनता के दिमाग में। जस्टिस ढींगरा साहब, किस तरीके से देखते हैं, ये क्या वाकई लैप्सेस जो है ये महज एक ह्यूमन एरर के तौर पर कई बार दिख सकती है, या फिर इसके पीछे कहीं एक बड़ी साजिश दिखती है, क्योंकि बार बार जब इस तरीके से बड़े मामलों में इस तरह की छेड़छाड़ सामने आ रही है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए, जिस छेड़छाड़ की आप बात कर रहे हैं वो प्रोसीजरल ऑर्डर्स है। मतलब उस दिन कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई वो लिखी जाती है और अगली तारीख दी जाती है, ये जजमेंट्स नहीं है। और इन प्रोसीजर ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं है कि जजेस खुद साइन करें। अगर ये प्रैक्टिस बना ली जाए, जैसे कि हाई कोर्ट में है, दिल्ली हाई कोर्ट में जितने भी ऑर्डर होते हैं वो जज स्वयं उनको हस्ताक्षर करता है और फिर वो जारी होते हैं। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर पे छोड़ रखा है कि वो जो है हमारे फैसलों को सुनेंगे और वही लिखेंगे। तो इसलिए इन छोटे मामलों में गलती होने की पूरी संभावना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देखिए, बहुत अरसे से ये चल रहा है कि प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये कई बार मांग उठ चुकी है कि प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो इसमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती कि कोई उससे छेड़छाड़ कर सके। ये जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता नहीं,
कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और जो ये अभी मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि नीचे की अदालतों का क्या हल होगा, तो नीचे की अदालतों में ये संभावना है ही नहीं, क्योंकि नीचे की अदालतों में हाई कोर्ट से लेकर के नीचे तक हर ऑर्डर जज स्वयं साइन करता है, वो पढ़ के साइन करता है, तो जिम्मेदारी जज की है। यहाँ जज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जो है उस नीचे के कर्मचारी की है। जिसने सुना, उसे नहीं समझ आया, उसकी हिम्मत नहीं हुई जज के पास जाने की, तो उसने वो कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि इसमें हेराफेरी भी हो सकती है, इसलिए ये जांच का विषय है कि हेराफेरी हुई या गलती हुई। इसके ऊपर किसी प्रकार का इस प्रकार का कंक्लूजन नहीं हम निकाल सकते कि ये हेराफेरी का ही मामला है। आपके नोटिस में अंबानी जी ये का आ खुद गया सुप्रीम ऑर्डर कोर्ट या के इसमें बेंच आ गया। ने कहा है, और जो वहां पर जज थे उन्होंने खुद इस बात को कहा है। और सत्ता किस तरीके से देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपने ही किसी एक जो बहस हुई और जिसमें उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन या जो कुछ आदेश नहीं है, जो डेली बहस हो रही है उसके बारे में जब रूलिंग होती है, क्या ये सिर्फ मानवीय एरर के तौर तक ही देखा जाना चाहिए, जैसे कि ढींगरा साहब का इस तरह की आशंका है, या फिर जब बार बार रिपीट हो रहा है, बड़े केसेस में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साजिश है? जिसे मैं बताऊंगा, अभी पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई। एक तो जो अनिल अंबानी के मामले में हुआ था, दूसरा राहुल गांधी के मामले में हुआ था। रफाल केस के साथ उनका केस सुना जाना था, और जब 6 तारीख को सुनवाई के लिए जब मामला आया तो कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के कंटेम्प्ट वाला मामला कहाँ है। तो फिर उनको बताया गया कि नहीं, आज के लिए लिस्टेड ही नहीं है, वो 10 तारीख के लिए लिस्टेड है। और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस संजय किशन कौल दोनों ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि हमने ऑर्डर में तो ये कहा था कि ये 6 तारीख को हियरिंग के लिए आएगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और आपको मैं ये बता दूं कि हमने भी अपनी नोट्स चेक किए थे और अपनी स्टोरीज़ में 6 तारीख के लिए ही लिखा हुआ था कि उस तरह का जो ऑर्डर डिक्टेट हुआ था ओपन कोर्ट में, वो हमारे जहन में भी था। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, 1, 2 और ये तीसरा मामला जो अभी तक सामने आया है। 1-2 और ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि कोर्ट के आश्चर्य हुआ कि कोई मामला उन्होंने पहले कहा था कि ये आगे हियरिंग के लिए आना था, वो बहुत पहले आ गया। कोई कॉर्पोरेट मामला था, फिर उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, हमने तो अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये बाद में आना है। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर घटनाएं पहले हो चुकी हैं। गुजरात से एक मामला आया था जिसमें कि गुजरात में अहमदाबाद में मेघानी नगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ एक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें NBW नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय जो थे कलाम साहब, उनके खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय जस्टिस खरे, उनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस BP सिंह, उनके खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे RK जैन साहब, अब तो वो नहीं रहे, उनके खिलाफ। ये 4 जो प्रोमिनेंट लोग हैं लॉ के फील्ड के, 3 लॉ के फील्ड के और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके खिलाफ वारंट इशू हो गए थे। और एक वारंट इशू हुए ऐसे थे कि किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था कि इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही हैं, उनको कहा गया कि आप जिसके खिलाफ आपको वारंट कराना है आप दीजिए, हम करा के आपको दिखा देते हैं। और वो चीज़ें, वो उसकी CD और एक पिटिशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक TV चैनल आया था कि इस तरह की चीज़ हो रही है, उसमें जांच के आदेश दिए गए थे। अलबत्ता उसमें जो मजिस्ट्रेट थे उनको जो हाई कोर्ट की इंक्वायरी में एक तरह से उनको ये करार दिया गया कि उनका कोई दोष नहीं है, और बाकी TV चैनल के खिलाफ कंटेम्प्ट की बात हो रही थी। अभी तक वो मामला शायद पेंडिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतों में इस तरह से इतने सीरियस तरह के लैप्सेस हो सकते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। चाहे वो जो एक घटना मैंने आपको बताई या अभी जो 3-4 घटनाएं हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला। गंभीर इसलिए नहीं है किसी एक खास केस में, वो चाहे वो किसी बड़े नामचीन व्यक्ति का केस हो या किसी कॉर्पोरेट फील्ड का हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई एक साधारण आदमी का। ये न्याय के मंदिर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये अपने आप में गंभीर बात है। दूसरी चीज़ कि जैसा कि जस्टिस ढींगरा ने कहा कि कई जो जेन्यून लैप्सेस हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर है हाई कोर्ट या निचली अदालतों से अलग है, और उसमें जो जजेस जो डिक्टेशन देते हैं और जो कोर्ट मास्टर्स डिक्टेशन लेके और बाकी ऑर्डर शीट तैयार करते हैं, हो सकता है कि कई बार जो डिक्टेट किया गया जल्दी में लिख रहे हैं, कहीं कोई लैप्सेस हो, और कई बार हिचक की वजह से और कई बार भय की वजह से जज को दोबारा पूछने न जाए, इस तरह की गलती रह जाए।
लेकिन ये स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ इतने बड़े मामले जा रहे हैं और जज या उनके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अधीन जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच एक तरह का ट्रस्ट का रिश्ता है। वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है, या तो भय की वजह से या फिर जानबूझ के कहीं कोई बदमाशी की गई है। तो इस तरह की चीज़ें इनको चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन और जब तक चेक नहीं किया जाएगा तब तक, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और इस तरह की घटनाएं अगर होती ही रहेंगी तो फिर आम आदमी को वैसे ही भी जुडिशरी को लेकर बहुत तरह की चर्चा हो रही है और तरह तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के लैप्सेस भी होंगे तो जुडिशरी की जो साख है उसको और भट्टा लगेगा। ग्रीन साहब, दो बातें मैं समझना चाहूँगा। एक ये कि क्या वाकई ये प्रोसीजर लैप्सेस के तहत हम इसको देखें, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कहते हैं कि एक साजिश हो रही है और जिस तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस में जो कोशिश की जा रही है डिक्टेट करने की या ऑर्डर्स को या उसमें बदलाव की या जो हम कह रहे हैं उसको कहीं कहीं बदलने की कोशिश है, वो आशंका कितनी ज़्यादा मजबूत दिखती है? देखिए, इसमें साफ है, अनिल अंबानी के केस में उन 2 व्यक्तियों को निकाला गया स्टाफ से, तो मामला तो गंभीर है। साफ लगता है अगर मान लीजिए जेन्युइन गलती होती तो शायद उनको नहीं निकाला जाता, उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता। इस केस में कोई इंक्वायरी नहीं हुई है और उनको वार्निंग देके छोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि गंभीरता को देखते हुए एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए थी निष्कर्ष पे पहुँचने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भी उसी तरह का मामला हो, क्योंकि किसी का नाम बदल जाना ये बड़ी दिक्कत की बात है। पवन अग्रवाल की जगह अगर रविंद्र भाटिया का नाम आ जाता है, कहाँ से आ गया, ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसलिए इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। आशंका पूरी है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं या कुछ बड़े लोग हैं वो अपनी कोशिश कर सकते हैं कि जैसे एक इन्होंने उदाहरण दिया राफेल के केस का, जो कुछ 6 को आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसका क्या फ़ायदा मिलता है, इतने दिन अगर डिले करा दें चुनाव में उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें गंभीर हैं और ये रूल आउट करने के लिए जैसे जस्टिस ढींगरा साहब ने बोला कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए, जिससे कि 2 मिनट में देख लिया जाए कि उस दिन क्या हुआ था। क्योंकि जजेस देखिए बहुत बिजी हैं, वो डे टू डे प्रोसीडिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकते। जजमेंट्स वगैरह है, ठीक है, पूरा फिर से पढ़ते हैं, करेक्शंस होता है। माइनर सी जैसे डेट दी जा रही है या किसी को बोला जाए इसके सामने अपीयर हुई है, तो ये डे टू डे प्रोसीडिंग्स में आता है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा हो सकता है नज़र नहीं रखें। लेकिन वहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट चेक इन मैकेनिज़्म होना चाहिए किसी का, जैसे इंटर्न होते हैं कोर्ट में बैठे होते हैं, वो अपने नोट्स बनाते हैं, अगर इस तरह की कोई प्रोसीडिंग्स होती है तो वो भी नोट बनाए और क्रॉस चेक कर लें। अगर जज के पास टाइम नहीं है, जजेस और जो रिकॉर्ड कर रहा है प्रोसीडिंग, उसके बीच में कोई एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए जो क्रॉस चेक करे, जिससे कि इस तरह की गलतियां ना हो। अगर गलतियां उसके बावजूद होती हैं तब माना जा सकता है कि बहुत गंभीर मुद्दा है, किसी ने पीछे से इसको बदलने की कोशिश करी है ऑर्डर्स को। लेकिन सत्य, जो बात इन कई केसेस के बाद सामने आ रही है, एक आशंका कि कॉर्पोरेट्स कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ फैसलों को या फिर प्रोसीजर को या फिर हियरिंग को लेकर, इसमें कितना दम देखता है? देखिए, ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये चीज़ें जजेस ही कह रहे हैं तो इसलिए इसमें कुछ न कुछ दम होगा। क्योंकि वो उनको ये पता है कि उन्होंने ऑर्डर क्या डिक्टेट किया था और अगली बार जब सुनवाई के लिए आता है वो केस तो उसमें कहीं कुछ और उनको दिखता है तो वो रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि साधारण मामले हो सकता है रोज़ अगर 10, 20, 25 मामले, 50 मामले कोई जज देख रहा हो तो उनको ध्यान में नहीं हो, लेकिन जो इस तरह के बड़े मामले होते हैं उनके ध्यान में होता है कि इसमें हमने शायद ऐसा कहा था। और एक नहीं 2 जज अगर एक साथ कह रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये सिर्फ कहने और सुनने का मामला नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होकर तथ्य सामने आने चाहिए। 1-2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने में सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतें काफ़ी पीछे चल रही हैं। हम जब अदालतों में पहले जाते थे तो 30 हज़ारी वगैरह जब वो टाइपराइटर इस्तेमाल होता था, अभी सब जगह कंप्यूटर आ गए हैं, अच्छे नेटवर्क से सब जगह से जुड़े हुए हैं। आप कोई भी केस की आप उसका नंबर डालेंगे, सारे ऑर्डर सीट पिछले जब से वो केस इंस्टीट्यूट हुआ है तब से लेकर अब तक का मिल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें तरक्की हुई हैं, लेकिन अभी भी अदालतें बहुत जगह जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने में हिचकती हैं। और उसमें एक टेक्नोलॉजी है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग का। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते तो आप तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये उसमें कहा गया है और यहाँ पे ये इस तरह से रिकॉर्ड जो कोर्ट की ऑर्डर शीट आई है उसमें ये खामी है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्डिंग हुई है
और जो भी ऑर्डर शीट तैयार कर रहे हैं जो कोर्ट के मुलाजिम हैं, अगर उनको वो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता तो शायद वो क्रॉस चेक करके वहीं करेक्ट कर चुके होते। तो इस तरह से आप ऐसे देखिए ना कि ट्रेन में बेटिकट चलने की समस्या कितनी थी, आज मेट्रो में टेक्नोलॉजी की वजह से बेटिकट चलने वालों की संख्या बहुत नगण्य है। तो टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से ये जो समस्या आ रही है इसका समाधान हो सकता है। लेकिन जब डिक्टेट किया जाता है, अगर वहाँ पर कंफ्यूजन है, कोर्ट मास्टर जो दूसरे लोग उसको नोट करते हैं वो भी रीचेक करने के लिए पूछ सकते हैं, जजेस की अवेलेबिलिटी की बात होती है। ओके। और दूसरी चीज़ है कि मैं कह रहा हूँ कि दोबारा जज से पूछने के बजाय अगर रिकॉर्डिंग है तो आप तुरंत उसको सुन के और क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेके मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत हुआ है, ई कोर्ट्स बनाने की बात हुई है और बहुत तरह की चीज़ें हुई हैं, नेटवर्क्स बन गए हैं, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट सबको जोड़ा गया है और इस तरह का काम और भी आगे चल रहा है। लेकिन जब ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की बात आती है तो उसमें अदालतें पीछे हटती हैं। उसकी वजह दूसरी है, जजेस जो हैं एक तरह से जो कहें कि बहुत पब्लिक में वो एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं कि लोग उनको देखे सुने, ये नहीं चाहते हैं। कई बार जो ऑर्डर डिक्टेट करते हैं जजेस तो उसमें भी माइक ऑन नहीं करते हैं, उसके कारण पत्रकारों को भी दिक्कत होती है, बाकी लोगों को भी सुनने में दिक्कत होती है। अगर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और बढ़ाई जाए तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती है। इस समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी में है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, समस्या पूरे तौर पे साफ हो सकता है। जैसे ढींगरा, आपकी राय क्या है कि इस तरह के लैप्सेस या मानवीय चूक या फिर छेड़छाड़ की साजिश, इन सबको अगर रोकना है, फुल प्रूफ करना है, सत्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना होगा और ट्रांसपेरेंसी की तरफ हमें और ज़्यादा मजबूत कदम उठाने होंगे, जिससे शायद कहीं कुछ हिचक दिखती है बेंचेस में। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत अगेंस्ट हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के। इसके और एक चीज़ आप लोग नहीं समझते कि ये जो ऊंचे घराने जिनकी आप बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके वो करवा सकते हैं, ये बात भी एकदम गलत है, क्योंकि उनकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज तक नहीं होती। ये उनके वकील हैं जो वहां पहुंचते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो वकील ही करवा सकते हैं, वो नहीं करवा सकते। और अगर वकील करवाते हैं तो ये और भी उसकी बात है, शर्म की बात है कि वकील इस हद तक जाते हैं। और जहां टेक्नोलॉजी का है तो आज से कम 10 साल पहले ये इस बात के लिए बहुत शोर मच रहा था कि भाई जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसमें एक जज ने ये कहा था कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन डिवीजन बेंच ने उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ना तो अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कहा, ना हाई कोर्ट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ की। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग की, ऑडियो के आदेश ही नहीं दिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अब वीडियो रिकॉर्डिंग बिना आवाज के कोई सेंस नहीं रखती। बिल्कुल। और हम वैसे तो हर तरह की टेक्नोलॉजी में बाकियों को उपदेश देते हैं जज जो है कि आप लोग मॉडर्न होइए, फॉरेंसिक ऑडिट करिए, फॉरेंसिक साइंस यूज करिए, ये करिए, लेकिन अपनी अदालतों को अपने इन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं। फिर एक चीज जो आप लोग नहीं समझ रहे वो ये कि ये जो छोटे छोटे ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के जज डिक्टेट भी नहीं करते। कई बार वो वहां से कहते हैं इसमें 6 तारीख दे देना, इसमें 10 दे देना, इसमें ये दे देना, बाकी जो बहस से है वो ऑर्डर उसको खुद बनाना होता है कोर्ट मास्टर को। ओके सर। ऐसे में अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो उसके सामने पूरी चीज साफ होगी, और अगर उसकी इंक्वायरी होती है तो कहेगा जी ये देखिए, ये इसमें मैंने यहां से देख के लिखा है। ओके। तो ये उसकी भी सेफ्टी है और कोर्ट के सिस्टम की भी सेफ्टी है। निगम साहब, अब मैं एक जो पॉइंट ढींगरा साहब ने कहा है कि जिन कर्मचारियों पर आरोप लग रहा है कि मिलीभगत करके या किसी तरीके से प्रभावित करके उनको उस फैसलों से या उनके ऑब्जर्वेशंस में छेड़छाड़ की जा रही है, सिर्फ कर्मचारी दोषी, और ढींगरा साहब का कहना ठीक है कि कॉर्पोरेट खुद तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, उनके वकील कहीं ना कहीं डील कर रहे होंगे, वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर फिर क्या होगा? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। ढींगरा साहब ने बोला कि जो कांटेक्ट पर्सन होते हैं
वो या तो स्टाफ के होंगे और उन कॉन्टैक्ट पर्सन जिससे वो टच में रहते हैं वो वकील हो सकते हैं। ये संभावनाएं ज़्यादा है, लेकिन बाकी संभावनाओं को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए, अगर लगता है कहीं भी कोई वकील इसमें सम्मिलित है, इस तरह के छेड़छाड़ में सम्मिलित है, तो उसके बारे में जांच करके फ़ौरन कंप्लेंट की जाए बार काउंसिल में, और बार काउंसिल के पास अधिकार है उसका लाइसेंस निरस्त करने के या और भी कोई पेनल्टी वगैरह देने के। और अगर कोई भी नाम उठता है तो मेरे ख्याल से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वकील भी कानून से ऊपर नहीं है। सत्य, ज़रूरत है इस एंगल पर भी काम करने की। दो तीन चीज़ें, एक तो जो अभी जो समस्या आई है 2-3 केसेस में, उनकी जांच होनी चाहिए और जांच में तथ्य सामने आने चाहिए, और जो अगर कोई दोषी पाया जाता है उनको सज़ा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो व्यवस्था है उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जजेस का एक तरह का जो उनकी जो अनिच्छा है टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे वो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग हो या और तरह, उसको अलग करना चाहिए। मैं आप उदाहरण दूँ, जैसे ई कोर्ट्स बनाने की बात हुई, जस्टिस JS केयर के समय अनाउंस हो गया सारे कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में वो सारे ये लग गए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे फाइलें आएंगी, सब कुछ 2, 4, 10 दिन 2 महीने तक वो पड़े ना, उसके बाद वो फिर फाइल का बंडल ऊपर जाता है, उसी तरह से हीयरिंग होती है। तो ये जो एवर्सन टू टेक्नोलॉजी है ये ख़त्म होना चाहिए, और हो सकता है इसमें एक जनरेशन लग जाए, लेकिन जो अभी की स्थिति है उसमें कम से कम ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उससे जो अभी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसका सीधे तौर पे समाधान हो सकता है। जी, मैं इसमें देखिए एक बहुत बड़ी बात करूंगा कि अमेरिका में सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जजेस के हाथ में नहीं होता है, वहाँ पे एक सेपरेट एजेंसी देखती है कि इन सब चीज़ों को। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे चीफ जस्टिस बदला तो सारी पॉलिसीज़ बदल गई, फिर कोई चीफ जस्टिस आया फिर से सारी पॉलिसीज़ बदल गई। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस शुड बी विद एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो कि जिससे पॉलिसी की कंटिन्यूटी होगी, पॉलिसी चलेंगी और उसमें कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं करेगा कि एक चीफ आया तो बदल गया, फिर दूसरा आया उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के साथ जो छेड़छाड़ के आरोप हैं उसमें कितना दम है, क्या तरीका या किस तरीके की साजिश है, और इसे खत्म करने के लिए, इसे फुल प्रूफ बनाने के लिए सिस्टम को क्या हमें रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।